नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर हसन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना बेल्ट्रॉन अपना बिहार कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा दोस्तों, आज मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम शुरू करते हैं उस टॉपिक को जिसका नाम टाइप ऑफ कंप्यूटर है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम टाइप ऑफ कंप्यूटर है। दोस्तों, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम कंप्यूटर के 3 कैटेगरी के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हम जानेंगे दोस्तों ये जो तीनों टाइप है कंप्यूटर के, वो क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझे दोस्तों, तो कहता है Analog computers are used mostly in medical science. This very kind of computer work on continuous data value for EGC. If you have calculated the pressure of something similar, then kind of technology having will useful. तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है, ये कहता है एनालॉग कंप्यूटर आर used mostly in medical sciences. This is very kind of computer work on continuous data value. Example, if you calculate the pressure or something similar, then kind of technology having will be useful. तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो कंप्यूटर का सबसे पहला टाइप है वो है एनालॉग कंप्यूटर। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कहें दोस्तों, तो इससे तात्पर्य यह है कि एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होती है दोस्तों, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम बहुत जगहों पे कर सकते हैं, जैसे तापमान, पारे, दाब एवं अन्य भौतिक प्रकृति की सूचनाएं इत्यादि प्राप्त करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो जो आज कंप्यूटर का टाइप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें जो पहला टाइप है एनालॉग कंप्यूटर, उसमें यह इसके साथ साथ ही हमको मतलब पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना है दोस्तों, चूँकि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका एकमात्र उद्देश्य बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पास करना है दोस्तों। तो इससे संबंधित हम सवाल को भी समझते चलेंगे, किस तरह के सवाल इससे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि कैसे सवाल एनालॉग कंप्यूटर से बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर का बात करें दोस्तों, तो प्रश्न है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर में इस तरह से पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि एनालॉग कंप्यूटर का मोस्टली प्रयोग कहाँ होता है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इसका उपयोग किस प्रकार के टेक्नोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। तो जो इसमें हमने सबसे पहले ये भी जाना दोस्तों कि जैसे कि इसका उपयोग तापमान, पारे, दाब एवं अन्य भौतिक प्रकृति की सूचनाओं में होता है दोस्तों। इसको जानने के बाद ही हम देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में एनालॉग कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम दूसरा जो इसका टाइप है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। अगर डिजिटल कंप्यूटर का बात हम करते हैं दोस्तों, तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कहता है डिजिटल कंप्यूटर आर मोस्टली commonly used computer on a digital technique which is widely used and preferred nowadays. This kind of computer computer uses microprocessors. कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये कहता है कि आज के दौर में जो है कि डिजिटल कंप्यूटर का मांग ज़्यादा है दोस्तों, चूँकि डिजिटल जितने भी काम होते हैं दोस्तों उसमें इसका प्रयोग होता है। और आज के दौर में जो माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी मशहूर है, उसका भी इस्तेमाल इस प्रकार के टेक्निकली कंप्यूटर में किया जाता है दोस्तों। आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं ये बोलता है टेक्नोलॉजी विच इज़ क्वाइट डिजिटल एंड एबल टू कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट millions of instructions within a second. This also comes under kind of category as we can see downwards. कहने का मतलब है दोस्तों, इसको मतलब जो बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसको हम नीचे समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है और पूर्ण रूप से मतलब इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों। अगर कहें डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है दोस्तों जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है दोस्तों। यह बाइनरी वैल्यू 0 से 1 के आधार पर कार्य करता है दोस्तों। 0 हो फॉल्स गलत और 1 हो ट्रू सही सिग्नल प्रेषित करता है दोस्तों। ये सिग्नल डिक्रिएट होते हैं दोस्तों। इन्हें हम अगर आगे समझे दोस्तों, तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। सबसे पहला भाग है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, जिसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों
सबसे पहला है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर का बात करते हैं दोस्तों तो कहता है दिस प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ सिंगल यूजर डिवाइस, एग्जांपल लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर हम माइक्रो कंप्यूटर का बात करते हैं दोस्तों, यह कंप्यूटर सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है दोस्तों, जो कि ALU और CPU एक ही चिप में, जिसमें मतलब कह सकते हैं दोस्तों ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं दोस्तों। और हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एक यूज़र के लिए ही इसको बनाया गया है दोस्तों। जैसे कि हम लैपटॉप पे एक बार में एक ही यूज़र काम कर सकता है दोस्तों, लैपटॉप में भी एक बार में एक ही यूज़र काम कर सकता है दोस्तों। जिस तरह से आप नोटबुक भी देखते हैं, पीडीए भी देखते हैं। तो कहने का मतलब मकसद ये है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर का भाग दोस्तों, वो सिर्फ सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है दोस्तों। अगर हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो कहता है द प्रोसेस ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर दैन माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि इसकी परिभाषा ही से पता चलता है दोस्तों, ये कहता है इसका जो प्रोसेसर होता है दोस्तों वो माइक्रो कंप्यूटर से छोटा तो ज़रूर होता है, लेकिन यह माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों। मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूजर डिवाइस जनरली यूज इन डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जहां हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जाने दोस्तों कि वो सिंगल यूज़र होता है दोस्तों, उसके साथ साथ अगर हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये सिंगल यूजर नहीं होता है दोस्तों। इस कंप्यूटर में एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो सही मायने में इसका उपयोग कमर्शियल यूज़ में होता है दोस्तों। अगर इसको हम और बेहतर ढंग से समझना चाहें दोस्तों तो हम ये समझ सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं और एक समय में कई प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकते हैं। ये डाटा को अधिक तेज़ी से संसाधित करने की शक्ति रखते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो डिजिटल कंप्यूटर का पहला भाग है माइक्रो कंप्यूटर, कहीं ना कहीं उसके बाद इसका आविष्कार हुआ दोस्तों, तो उससे कहीं ना कहीं अपडेटेड होगा और कहीं ना कहीं बेहतर होगा दोस्तों। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो बोलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट हैज़ लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूज़र डिवाइस। नंबर ऑफ यूज़र इज़ मोर देन मिनी कंप्यूटर। दिस इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कहता है इट हैज़ लार्ज प्रोसेसर एंड मल्टी यूज़र डिवाइस। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मिनी कंप्यूटर से इसका प्रोसेसर लार्ज होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज़ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग डिवाइस मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। ये डाटा की बड़ी मात्रा को तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं दोस्तों। इसका उपयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होते हैं, जहां एक साथ काफ़ी बड़े बड़े डाटा को संरक्षित करने की ज़रूरत होते हैं दोस्तों। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के चौथे पार्ट यानी चौथे भाग का अगर बात करते हैं दोस्तों तो वह है सुपर कंप्यूटर दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में दोस्तों। कहता है द प्रोसेसर इज़ बिगेस्ट दैन द अदर computer and processing capacity is highest than the other device. It is multi-user fastest calculating device generally used in nuclear science फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के बारे में कहता है दोस्तों, यह कंप्यूटर तेज़ गति से एवं अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होता है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। कहने का मतलब इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी न्यूक्लियर प्लांट, जो भी न्यूक्लियर साइंस, जो भी न्यूक्लियर संबंधित जो भी आविष्कार होते हैं, जैसे कि बारूद बनाना, बम बनाना या किसी भी तरह का दोस्तों, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें, कहता है Cray-1 is the first सुपर कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, Cray-1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अगर भारत के हम पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो कहता है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000, यानी कि परम हम 8000 कह सकते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न कभी भी कंप्यूटर के एग्जाम में या बेटन डाटा इंटरव्यू के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, या यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की, तो Cray-1 दुनिया का सबसे पहला
सुपर कंप्यूटर है, और भारत के अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो परम 8000 है दोस्तों। हम अभी अब तक तो दोस्तों हम ये जान चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग हैं। तो हम ये जान चुके हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग हैं, चारों को कई अलग अलग बातों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बेल्ट्रॉन में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर के 4 भागों के नाम बताएं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का क्या प्रयोग है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है दोस्तों, इसके उदाहरण क्या क्या है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है दोस्तों, या सिंगल यूज़र है, डबल यूज़र है, या मल्टी यूज़र है दोस्तों। तो इस प्रकार के भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं दोस्तों। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मोस्टली कहाँ होता है दोस्तों। ऊपर जितना भी बात हम जाने और समझे दोस्तों, इन सारी चीज़ों को बता दिया गया दोस्तों कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, मोस्टली कहाँ होता है दोस्तों। और सबसे अंतिम हम जो भी पढ़े हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का आज के दौर में बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। जो भी बड़े बड़े चाहे वो रॉकेट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, सभी इनके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे प्रश्न इससे ही पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और इससे संबंधित प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों, तो कहा जा सकता है दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, उसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कि हमारे को बता चुके हैं। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों। इसके साथ साथ किस तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में और किस तरह से विस्तार होते चला गया दोस्तों। आगे ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। चूँकि हम ये जो क्लास कर रहे हैं दोस्तों, इसका एकमात्र उद्देश्य बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम को पास करना है दोस्तों। तो हम पढ़ाई के साथ साथ जो प्रश्न बेल्ट्रॉन में इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो बताते चल रहे हैं दोस्तों। और जब ये पूरा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों, जब ये समाप्त होगा दोस्तों, तो आपको 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का एक PDF प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जिससे इससे संबंधित सारे प्रश्न होंगे दोस्तों, जो अगर कहें दोस्तों तो डायरेक्ट वे में बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब पढ़ते हैं दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में दोस्तों। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक, ये भी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो टॉपिक है दोस्तों। इससे तो मोस्टली दोस्तों 3 से 4 प्रश्न बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में आते ही हैं दोस्तों। पिछले ही बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2-3 सवाल आया था दोस्तों, जो कि होता तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको हम पढ़ के समझे हुए होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हम बहुत आसानी से उसके एग्ज़ाम में लगा लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो इसका जवाब कैसे दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अगर हम देखें दोस्तों तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसका पहला भाग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ें दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1900 अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अवधि की बात करें दोस्तों, ये कब से कब तक रहा दोस्तों। 1945 से 1954 तक की इसकी अवधि रही दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आगे कहता है दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर it had been used vacuum tube technology which मेक्स अ कंप्यूटर पॉसिबल टू कैलकुलेशन। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बारे में कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। कभी भी प्रश्न अगर कंप्यूटर में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं या इसकी अवधि क्या होती है दोस्तों। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित है दोस्तों। और अगर इसकी अवधि की बात करें दोस्तों, तो इसकी अवधि 1945 से 1954 तक की रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान। अगर हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो कहता है कि इसकी अवधि 1955 से 1964 की रही है दोस्तों। इन दिस जनरेशन सेगमेंट ऑफ computers it had been used transistor which made a computer a little concise and faster to do same। तो अगर हम कहें दोस्तों तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बोलता है दोस्तों, कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था दोस्तों, जिसने तब कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया था दोस्तों। तो हम ये तो जानते ही हैं दोस्तों, जिस तरह से कंप्यूटर
की तरक्की हुई है, मतलब जैसे जैसे इसके मतलब अपडेटेशन आए हैं उस तरह से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया होता चला गया है दोस्तों, और इसके काम करने की प्रक्रिया है जो कि भयावह होती चली गई है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अगर कहें तो हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों, और अगर इसकी अवधि के बात में कहें तो दोस्तों 1955 से 1964 इसकी अवधि मानी जाती है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि जनरेशन ऑफ सेकेंड, मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा ट्रांजिस्टर है दोस्तों। अगर इसकी अवधि के बारे में बात करें दोस्तों तो 1955 से 1964 है, और यह कंप्यूटर थोड़ा आकार में छोटा था और काम करने में काफ़ी तेज। इसके साथ साथ अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों, कहता है इसकी अवधि 1965 से 1974 थी दोस्तों। इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इट हैड बीन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं दोस्तों, विच मेड दिस फास्टर कंपैरेटिवली एंड रिलायबल एज वेल। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों अगर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था दोस्तों, जिससे ये तुलनात्मक, भरोसेमंद तथा तेज़ समझाता था दोस्तों। पहले से यह काफ़ी तेज़ था, भरोसेमंद था। इस प्रकार से अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पूरी तरह से आईसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर कभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चिप्स भी होगा दोस्तों। और अगर इसकी अवधि के बारे में कहें दोस्तों, तो इसकी अवधि 1965 से 1974 की थी दोस्तों। पहले से ये ज़्यादा भरोसेमंद और काफ़ी तेज़, इसके साथ साथ सहयोग करने वाला डिवाइस था दोस्तों। अगर हम कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो फोर्थ जनरेशन का जो अवधि है दोस्तों 1975 से लेकर आज तक जो है दोस्तों, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है दोस्तों। जैसे कि ये कहता है ये 1975 से तुलना। आगे कहता है दोस्तों, इन दिस जनरेशन ऑफ computers there had been used microprocessor inside to work far better comparatively. This is most reliable among and very concise inside to be portable anywhere you want. कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है दोस्तों, उसको पूरी तरह से कहे तो मतलब कंप्यूटर के जनरेशन बदलाव सा आ गया था दोस्तों। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कहता है कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों ही जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर ले जा सकते थे दोस्तों। तो कहने का जो तात्पर्य था दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर का पहला आविष्कार था दोस्तों, वो एबेकस था, जो आकार में काफ़ी बड़ा था दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर आती गई जो कि काफ़ी आकार में बड़े होते थे दोस्तों। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था दोस्तों, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, वो आकार में भी काफ़ी छोटा होता था, उसके साथ साथ काफ़ी भरोसेमंद होता था, काम करने में काफ़ी तेज होता था दोस्तों। आकार में इतना छोटा होता था दोस्तों कि हम एक जगह से दूसरे जगह उसको हाथ में ले जा सकते थे दोस्तों। तो देखा जाए तो कंप्यूटर के जनरेशन में चौथा जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, एक प्रकार की क्रांति थी दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में दोस्तों, जो कि कहता है प्रेजेंट एंड द नेक्स्ट। कहने का मतलब है वर्तमान भी हम इसी को मान सकते हैं और भविष्य भी इसी को मान सकते हैं दोस्तों। This is the generation of computers where computers are assigned automatic intelligence. They use artificial technology where they will use their own IQ to solve the problem at the end. अगर कहें दोस्तों तो इसके बारे में कहता है दोस्तों, कंप्यूटर का जो पांचवा जनरेशन था दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, जो इसे टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है दोस्तों, जिससे ये अपना खुद के IQ का भी इस्तेमाल करता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जिस तरह से मनुष्य में IQ सेंस होता है दोस्तों, मतलब अपने आप में सोचने की क्षमता होती है दोस्तों, उस प्रकार से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को तैयार किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य एक रूप से यही है दोस्तों, हमने जाना कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी जाना दोस्तों कि कंप्यूटर को पाँच जनरेशन में बांट दिया गया दोस्तों। हर जनरेशन की अपने अपने अहमियत और उपयोगिता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बेल्टन के एग्ज़ाम के रूप से देखें दोस्तों, तो इन जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज किए जाते हैं दोस्तों। तो आइए इनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी समझते हैं दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न बेल्टन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
अगर हम कहें दोस्तों तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम पहले जनरेशन की बात करें दोस्तों तो कहता है कि पहला जनरेशन की अवधि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि इसकी अवधि क्या थी दोस्तों, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके नाम के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, और इसकी अवधि क्या थी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझाया दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न बेल्ट्रॉन की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें दोस्तों तो इससे आज के समय में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसी का इस्तेमाल होना है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, पीछे जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, जिसमें हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा दोस्तों। लेकिन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर के 4 भागों जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर एवं सुपर कंप्यूटर के बारे में जाना दोस्तों। लेकिन एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है दोस्तों, जिसके बारे में अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर का भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अहमियत है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कहता है द काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विद बोथ कैरेक्टर्स डिजिटल एंड एनालॉग आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम डिजिटल कंप्यूटर और एक एनालॉग कंप्यूटर को एक साथ देखें तो वो मिल के हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है दोस्तों। दिस इज यूज देयर वेयर इट नीड टू कैलकुलेट बोथ डिजिटल एंड एनालॉग डाटा फॉर एग्जाम्पल इन हॉस्पिटल। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जहाँ पे भी हमको एक साथ में डिजिटल और एनालॉग डाटा का कैलकुलेशन करना होता है दोस्तों, वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। मैंने पीछे आपको एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल के बारे में बताया था दोस्तों, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में इसलिए नहीं बताया था दोस्तों क्योंकि मैं इसको लास्ट में बताना चाहता था दोस्तों, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी आ जाती है दोस्तों कंप्यूटर के टाइप में। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो भी आज मेडिकल इक्विपमेंट या जितनी भी मेडिकल मशीन चल रही है दोस्तों, वो पूरी तरह इस पर निर्भर है दोस्तों। कहता ही है दोस्तों, देखिए दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल फॉर ECG मशीन। अगर हम बात करें दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में दोस्तों, तो कहता है इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही की विशेषता का मिश्रण होता है दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकता है दोस्तों। आज जो ECG की मशीन है, जो हार्ट पेशेंट वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में हाइब्रिड कंप्यूटर एक बहुत बड़ा स्थान रखता है दोस्तों, जिसे समझना और जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बेल्ट्रॉन में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम कहें तो ये पूछ सकता है दोस्तों कि हाइब्रिड कंप्यूटर किन 2 कंप्यूटर के संयोग से बना हुआ है दोस्तों। तो अगर हम इसको पढ़े हुए हैं तो हम बोल सकते हैं दोस्तों डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं दोस्तों कि इसका उपयोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में किया जा सकता है दोस्तों। मोस्टली इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में अधिक किया जा सकता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें इसका अधिक प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। आगे जब हम अपना अगला क्लास देंगे दोस्तों, तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है दोस्तों, और उसके आगे भी बताएंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बस कहने का मेरा तात्पर्य यह है दोस्तों, जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों इस चैनल पे, इन सभी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं दोस्तों। देख के पढ़िए दोस्तों। अगर आपको कहीं भी लगता है कि थोड़ा फास्ट या स्लो हो रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप उसको अच्छे से किताब में कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर में पढ़ने के लिए दोस्तों। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो डायरेक्टली बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर इन सभी का अध्ययन आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिएगा दोस्तों, तो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बात और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप आगामी बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर एवं बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो कि 2020 में आयोजित होने वाली है को पास करना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को दर्ज करें। आपका अपना डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर हसन।